हाँ जी भाई, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अन अकेडमी के इस इनिशिएटिव प्लेटफॉर्म लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम पर, जहां अपने को करना है लेट्स क्रैक इट। चलिए तो शुरुआत करते हैं। मैं अभिषेक खांडल और सुबह सुबह राजस्थान के इतिहास के साथ में आप सभी के बीच में और रूबरू होने जा रहा हूं। तो भाई फटाफट से सबसे पहला काम आप अपनी अटेंडेंस दे दीजिए भैया। सबसे पहला काम आप अपनी अटेंडेंस दे दीजिए। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, फटाफट से अटेंडेंस दे दीजिए भाई। आप लाइक करके अटेंडेंस दी जाती है अपने यहाँ पर, और धमाके से आपके पास जितने भी ग्रुप है ना, उन सब में आप क्या करके आइए, शेयर करके आइए। बिल्कुल बिल्कुल, चाहिए तैयार हो जाइए बिल्कुल धुआंधार तरीके से। हाँ जी, तो शुरुआत करते हैं अपन यहाँ पर। हर्षित शेखावत, केवल सिंह राठौड़, बिल्कुल एस राठौड़, विजय मीणा, संदीप, देविका मीणा, रुकमा विश्नोई, गुड मॉर्निंग, बिल्कुल अनु दोसा, त्रिलोक मेवाड़ा, बिल्कुल त्रिलोक जी, हाँ तरुण बागड़ी, पूनम शर्मा, बिल्कुल बिल्कुल नमस्कार। हाँ जी, अच्छा शांता सालवी, बिल्कुल। चलिए सीमा यादव, अनु दोसा। चलिए तो शुरुआत करते हैं अपन यहाँ पर अपनी क्लास की। बिल्कुल आरपीएससी स्टडी, गुड मॉर्निंग, बिल्कुल गुड मॉर्निंग आरपीएससी। यहाँ जी ईश्वर सिंह चौहान, बिल्कुल रतन सिंह, रूपसा नायक बीकानेर, आप सभी का इस क्लास के अंदर बेहद स्वागत है। तो देखिए आप सभी जुड़ चुके हैं लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम पर। शुरू की कुछ इंफॉर्मेशन इंपोर्टेंट होती है, ये ध्यान रख लेना आप लोग। इसके अंदर मैं काफी आपके फायदे की बात भी करी जाता हूँ। तो देखिए आप यहाँ पर हमारा रंगीला राजस्थान जो सुबह अपन और 9 बजे पढ़ते हैं जिसका इतिहास, और शाम 7:30 बजे पढ़ते हैं जिसकी हम कल्चर, ऐसा हमारा रंगीला राजस्थान। सौभाग्यशाली हो आप लोग जो आपको राजस्थान पढ़ने को मिला है। चलिए इसके बाद में देखिए थोड़ा सा टाइमिंग मैं आपको कई बार कहता हूं, मैं अपडेट करना भूल जाता हूं इसको, ठीक है ना। आज मैं एनीहाउ इसको अपडेट कर दूंगा। ये 9 बजे अपनी क्लास होती है सुबह सुबह, ये अपनी शाम को 7:30 बजे होती है, ध्यान रख लेना। ये यूट्यूब की क्लासें हैं दोनों, ये अपनी दोनों YouTube की क्लासें हैं। और देखो इतना अच्छा आपको क्या ही मिलेगा भाई, मेरे को आता है हिस्ट्री और कल्चर, ठीक है ना। सुशील कुमार यादव, मिलते रहना सबसे किसी ना किसी बहाने से, रिश्ते मजबूत होते हैं चाय पीने और पिलाने से। तो बताइए कब आऊं सुशील जी आपके यहाँ चाय पीने, बताइए आप। हाँ पारुल बंसल जी, सर को कोई नहीं दिखता, बस नाम दिखते हैं। पारुल बंसल जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो आप यहाँ पर, ये यूट्यूब पर होती है। मेरे को हिस्ट्री और कल्चर आता है तो मैं इंडिया, राजस्थान, वर्ल्ड सब पढ़ा दूंगा आप लोगों को, लेकिन आप लोगों को जुड़ना पड़ेगा, थोड़ी सी शिद्दत के साथ में लगना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। तो ये देखो यूट्यूब पर अपनी 9 बजे क्लास होती है, यूट्यूब पर 7:30 बजे होती है। ये पेड क्लास है भैया, जो एप्लीकेशन पर होती है। एप्लीकेशन पर भी 2 तरह की क्लास होती है। एप्लीकेशन पर भी 2 तरह की क्लास होती है, एक पेड और एक फ्री। जो लोग ये वाली क्लास ले रहे हैं ना, उनको बड़ा मजा आ रहा है भैया। ये फ्री होती है बिल्कुल ऐप पर, बड़ा मजा आ रहा है भाई साहब। इसमें टफ कंपटीशन चल रहा है। और पता है पिछले 4 दिन से क्या हो रहा है? पिछले 4 दिन से भाई साहब 10 स्थान में से 9 लड़कियां और 1 लड़का आ रहा है, ठीक है ना। और वहां पर मेरे को भी बड़ा दर्द सा होता है भाई साहब। तो आप लोग क्या है, थोड़ा जुड़ो। आज उसके अंदर पता है क्या, सिंधु सभ्यता के 5 प्रश्न है, वैदिक सभ्यता के 5 प्रश्न है, और महाजनपद काल के 10 प्रश्न है। ऐसे करके मैंने पूरे 20 प्रश्नों का आज भी टेस्ट तैयार किया है। तो भाई साहब आप लोग जुड़ा करो, वहां बहुत मजा आता है, बहुत गजब खेलते हैं वहां पर, और खेल खेल में चीजें तैयार हो जाती है वहां पर, ठीक है ना। कब की बात है? रात 10 बजे, रात 10 बजे, ध्यान रख लेना। रात 10 बजे अपन एप्लीकेशन पर जुड़ते हैं स्पेशल क्लास के अंदर। मीना छोरा टारगेट, बिल्कुल बहुत बहुत बढ़िया। रीजनिंग बाई AK नायक, बिल्कुल। तो ये अच्छा, रीजनिंग बाई AK नायक, आज बर्थडे है, बहुत बहुत आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप मेरे बहुत ही लाडले शिष्य हैं, काफी पुराने शिष्य हैं। जब मैंने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया था ना भैया सबसे पहले, तब से रीजनिंग बाई AK नायक मेरे से जुड़े हुए हैं। इनको बहुत बहुत धन्यवाद, और मां सरस्वती से यही कामना करता हूं कि इनके आने वाला भविष्य इतना उज्जवल हो कि ये भारत देश के अंदर अपना बहुत बड़ा नाम स्थापित कर सके, और उसी नाम के साथ में छोटा सा ये कह दे कि मैं अभिषेक खांडल का शिष्य हूं। बस मेरे लिए तो भाई यही जन्नत है, ठीक है ना। हाँ चलिए साहब, तो ये रात 10 बजे जरूर याद रखना, रात 10 बजे भूल न जाना, स्पेशल क्लास में आना, ठीक है। अन अकेडमी कैसे जुड़ोगे? बोले कईयों को तो यही नहीं पता कि जुड़ना कैसे है। कोई कुछ नहीं, अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना, बस प्ले स्टोर पे जाना, अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना, उसमें मोबाइल नंबर डालना, सेलेक्ट करना आरपीएससी सेलेक्ट कर लेना, ठीक है ना। और उसमें देखना अभिषेक शर्मा के नाम से, और ये कोड डाल देना भैया। मेरी क्लास पर रात को 10 बजे पहुंचने पर ये कोड डाल देना SCAS10। आज ही ट्राई करो, बहुत सी क्लासें हैं, उनको देखो, ठीक है ना, उनको देखो आप यहाँ पर SCAS10 कोड डाल करके। ये कोड डालने से क्या होगा,
अरे ये कोड डालने से क्या होगा, फ्री में क्लास देख पाओगे, ठीक है ना। चलिए साहब, ये सारी चीजें आपको अनअकैडमी प्रोवाइड करवाई रहा है, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं सर हमें पूरा सिलेबस दे दो, तो पूरे सिलेबस के लिए भी प्लस लेना पड़ता है, प्लस लेना पड़ता है, जिसकी साल भर की फीस है 6300 और 2 साल की फीस है 7560। साल भर की ध्यान रख लेना फीस है आपके 6300 और पूरे 2 साल की आपके फीस है 7560। ये तब है जब आप मेरा कोड यूज करोगे SCAS10, नहीं तो ध्यान रख लेना ये 7000 है और ये 8400 है, कोड डालते ही 10% फ्री, ठीक है ना। हाँ जी, चलो ये सारे फीचर्स आपको अनअकैडमी प्रोवाइड करवाई रहा है, ये आप यहां पर स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। इसके बाद में मैं आपको बता दूं कि ये ध्यान रख लेना एवरी संडे हर रविवार 4 बजे आपके एसआई का टेस्ट होता है, जो आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवा देता है, जो आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाता है। अगर आप टॉप 25 में आ गए तो आपको कोई ना कोई रिबेट मिल जाएगी, पहले नंबर पर आए तो आप बिल्कुल ही फ्री हो जाओगे, ठीक है ना। आगे बात समझ में। हाँ, पारुल बंसल जी कह रहे हैं सब जुड़ा करो, 20 क्वेश्चन के 50 क्वेश्चन कराते हैं, बिल्कुल बिल्कुल पारुल जी, ठीक है ना। अपने टेस्ट सीरीज भी चल रही है, यहां पर देखो आप सुबह 10 बजे, ठीक है ना, एवरी संडे चलती है ये आपके, ये एसआई की है, इधर आरएस की टेस्ट सीरीज है। कुछ बैच स्टार्ट किए हैं, राजस्थान हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री का बैच जो कि कल से स्टार्ट हुआ है, एक आपके आरएस प्री मेंस का बैच जो कि आपके कल से स्टार्ट होने वाला है। ऐसे ही ध्यान रख लेना एक आपके आरएस प्री का बैच जो आपके 29 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। आप चाहें तो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। अनअकैडमी की खास बात क्या है मनीष जी, मनु, बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो आप, जैसे मेरे को, मैं वनपाल की तैयारी कर रहा हूं, मैंने वनपाल का कोर्स खरीदा। अब वनपाल का कोर्स कितने का आया मेरा, वनपाल का कोर्स 2 साल का मैंने लिया 7560। बोले गुरुजी 2 साल लेने की क्या जरूरत है, 2 साल लेने की इसलिए जरूरत है, अगर आपने वनपाल का कोर्स खरीदा तो ये सारे कोर्स आपको मिल जाएंगे, सारे कोर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। आई बात समझ में। हाँ, मीना छोरा टारगेट सर डाउनलोड कैसे करें, हो नहीं रहा है, क्या डाउनलोड नहीं हो रहा मीना छोरा टारगेट। अच्छा, हर्षित जी कह रहे हैं स्पेशल क्लास का समय बढ़ाओ, ये मैंने आपको बता ही दिया कि फीस आपके 7000 8400, लेकिन अगर आपने 10% डिस्काउंट लेना है तो ये कोड डालना, फीस में आपको रिबेट मिल जाएगी भैया, ठीक है। चलिए तो अपन शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की तरफ, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक। आज देखो मैंने आपको कालीबंगा सभ्यता पढ़ा दी, कालीबंगा पढ़ा दी मैंने आपको आहड़ पढ़ा दी, मैंने आपको बैराट पढ़ा दी, 3 सबसे इंपॉर्टेंट सभ्यता पढ़ा दी मैंने आपको, 3 सबसे इंपॉर्टेंट सभ्यता मैंने आपको पढ़ा दी। अब अपन चलते हैं चौथी इंपॉर्टेंट सभ्यता, जिसका नाम क्या है, गणेश्वर सभ्यता। सभी का दिमाग इधर होना चाहिए भैया। अब जो मैं यहां पर बात करने जा रहा हूं वो आपके आ जाएगी कौन सी सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता। जब भी कोई सभ्यता पढ़ो भाई साहब, जब भी कोई सभ्यता पढ़ो ना तो कान खोल करके सुनना, सबसे पहले पढ़ना उसकी स्थिति के बारे में, बाकी सब जाए भाड़ में। सबसे पहले पढ़ा करो उसकी स्थिति के बारे में कि उसकी स्थिति क्या है। हाँ जी, राज चौहान जी बिल्कुल नमस्कार। हाँ, लव स्टेटस कह रहे हैं सर क्वेश्चन कब करवाओगे। देखो क्वेश्चन का है अपने शुक्रवार को शाम को और शनिवार को सुबह, ये 2 दिन मेरी क्लास होती है, शुक्रवार को शाम को और शनिवार को सुबह। ये 2 दिन मेरा क्या होता है कि क्वेश्चन करवाने का टाइम होता है, ठीक है ना। चलिए साहब, तो ये ध्यान रख लेना। हाँ, केवल सिंह राठौड़ कह रहे हैं आज टॉप 10 मेरा लक्ष्य है, बहुत बढ़िया भैया। हाँ, विनीता चौधरी जी ऐसा कुछ नहीं है। मनोज शर्मा बिल्कुल भाई, किसी के नाम नहीं पढ़ पाऊं ना नाराज मत हुआ करो थोड़ा सा, है ना। हाँ चलिए साहब, तो देखो आप यहां पर सबसे पहले अपने को स्थिति और स्थिति के बारे में बात करें तो ये जो आपके गणेश्वर सभ्यता है ये कौन से जिले के अंदर है, अरे कौन से जिले में है, तो ये आपके सीकर जिले में। और सीकर जिले में भी भाई साहब कौन सी तहसील के अंदर है, तो सीकर जिले के अंदर ये आपके नीमका थाना तहसील के अंदर है। बोलो कौन सी तहसील के अंदर है, तो सीकर जिले में नीमका थाना तहसील में ये आपके ये सभ्यता स्थापित है। सबसे पहले तो आप लोग ये ध्यान रख लेना, अरे भाई साहब जिला कौन सा लगेगा, बोले सर जिला लगेगा सीकर। भाई साहब तहसील कौन सी लगने वाली है, बोले सर तहसील लगेगी नीमका थाना। लेकिन परीक्षा के अंदर ज्यादातर क्या पूछता है, नदी, ज्यादातर क्या पूछता है, तो नदी ध्यान रख लेना कौन सी नदी के किनारे, कांतली नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे, तो ये ध्यान रख लेना कांतली नदी के किनारे आपके कौन सी सभ्यता विकसित होती है, तो आपके बताइए फटाफट से बताइए कौन सी सभ्यता विकसित होती है आपके, तो आपके गणेश्वर सभ्यता विकसित होती है। फटाफट से 3 प्रश्न बोले,
गणेश्वर सभ्यता का जिला कौन सा? सीकर। गणेश्वर सभ्यता की तहसील कौन सी? नीम का थाना। गणेश्वर सभ्यता की नदी कौन सी? कांतली नदी। ठीक है, अब कांतली नदी के बारे में थोड़ा तो पढ़ना बनता है। कांतली नदी के बारे में थोड़ा सा तो अपने को पढ़ना बनता है भैया। जैसे देखिए आप यहां पर, ये अपने और एक इलाका हो गया जिसको अपन कहेंगे झुंझुनू। क्या कहेंगे इसको अपन? इसको अपन झुंझुनू कहेंगे। लो साहब, इधर से मैं एक इलाका थोड़ा सा ले आता हूं, ये आपके क्या हो जाएगा? ये आपके हो जाएगा भैया चूरू। बोलो ये कौन सा इलाका हो जाएगा आपके? ये चूरू वाला इलाका हो जाएगा। और ये ध्यान रख लेना, ये अपने कौन सा इलाका आ गया? तो ये अपने जो इलाका आ गया ये है आपके सीकर। 3 जिले मैंने यहां पर लिए हैं, 3 जिले मैंने यहां पर लिए। ये तो आपके कौन सा हो जाएगा? सीकर। ये आपके कौन सा हो जाएगा? झुंझुनू। और ये आपके कौन सा हो जाएगा? चूरू। अब सुनना मेरी बात, शुरुआत करनी है अपने को सीकर से। लो भैया, सीकर से करते हैं हम शुरुआत। ये सीकर के अंदर यहां पर बनाता हूं एक पहाड़ी। सीकर के अंदर यहां पर क्या बना दी मैंने? एक पहाड़ी। और ये जो मैंने यहां पर पहाड़ी बनाई ना, इस पहाड़ी का नाम क्या है? ये जो पहाड़ी बनाई, इस पहाड़ी का नाम है खंडेला की पहाड़ी। बोलो क्या कहूंगा इसको मैं? ये जो मैंने यहां पर पहाड़ी बनाई, इस पहाड़ी का नाम क्या हो जाएगा? खंडेला की पहाड़ी। ध्यान से सुनना, बिल्कुल बिल्कुल केवल सिंह राठौड़, ठीक है ना। खंडेला की पहाड़ी कौन से जिले के अंदर है राजाओं? अरे कौन से जिले के अंदर है? तो सीकर जिले के अंदर आपके खंडेला की पहाड़ी है। और इस खंडेला की पहाड़ी पर आकर के गिरता है बरसात का पानी। ये आकर के गिरा बरसात का पानी और ये अपने मैदानी भागों में गया और मैदानी भागों से होता हुआ ये देखो सीकर से सीधे कहां चला गया? झुंझुनू। और जाकर के झुंझुनू की बॉर्डर पर क्या हो गया? ये समाप्त हो गया भैया। झुंझुनू की बॉर्डर पर जाकर के ये पानी क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। ये आप विशेषकर ध्यान रख लेना। बस इतना सही तो काम है, इतना सही तो काम बताया मैंने आपको, और कोई मैंने आपको कुछ कहा ही नहीं भैया। कहां जाकर के समाप्त हुआ? झुंझुनू की बॉर्डर पर जाकर के समाप्त हो गया। ठीक है ना? हाँ, आगे बात समझ में? तो बताओ नदी कहां से निकली? नदी निकली भाई साहब खंडेला की पहाड़ी से। कहां से निकली? खंडेला की पहाड़ी से नदी निकली और सीधे ध्यान रख लेना सीकर जिले में होती हुई कहां चली गई? ये आपके चली जाएगी सीधे झुंझुनू और झुंझुनू की बॉर्डर पर जाकर समाप्त। बिल्कुल आजकल ये नदी सूख गई है। ठीक है ना? अब सुनो दूसरी बात, वह नदी जो झुंझुनू जिले को 2 भागों में बांटती है कौन सी हो जाएगी? तो उस नदी का नाम है भैया कांतली नदी। बोलो क्या नाम हो जाएगा? उस नदी का नाम है कांतली नदी। समझ गए आप मेरी बात? यहां पर सुन लेना, वह नदी जो झुंझुनू को 2 भागों में विभाजित करती है कौन सी नदी हो जाएगी? कांतली नदी। और ये जो कांतली नदी है ना, इस कांतली नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है या अपवाह क्षेत्र है, उस अपवाह क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो कांतली नदी के अपवाह क्षेत्र को कहते हैं, बताइए आप ही लोग बताइए क्या कहेंगे? फटाफट से आंसर दो। कांतली नदी के अपवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं? ठीक है ना? हाँ जी, तुरंत बताइए देखें। बहुत बढ़िया उत्तर दिया हर्षित शेखावत जी ने। कांतली नदी के अपवाह क्षेत्र को कहते हैं भैया तोरावाटी। बोलो क्या कहेंगे? इसको कहेंगे तोरावाटी क्षेत्र। समझ गए आप मेरी बात को? और आप लोगों के सिलेबस में आता है भाषा एवं बोलियां। ठीक है ना? भाषा एवं बोलियां। तो सुन लेना, ये जो आपका क्षेत्र है ना, कांतली नदी का अपवाह क्षेत्र कहलाता है तोरावाटी। और इस क्षेत्र में बोली जाने वाली जो बोली है, इस क्षेत्र के अंदर जो बोली जाने वाली जो बोली है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं तोरावाटी बोली। समझ गए? तो इस क्षेत्र के अंदर कौन सी बोली बोली जाएगी? तो इसके अंदर तोरावाटी बोली बोली जाएगी। अब मेरा प्रश्न यहां पर क्या आता है? मेरा प्रश्न यहां पर आता है कि ये जो तोरावाटी बोली है, जहां जी चलिए साहब अनु सोनी सुनिए, अब ये जो तोरावाटी बोली है, ये जो तोरावाटी बोली है ना, वो आप लोग ध्यान से सुन लेना, किसकी उपबोली है? ये प्रश्न बनता है परीक्षा के अंदर। ठीक है ना? किसकी उपबोली है? ये प्रश्न आपके परीक्षा में बनता है, ये ध्यान रख लेना। तो देखो आप यहां पर, ये आपके डुंडाड़ की उपबोली है। ये छोटी सी बात आ गई इसलिए मैंने आपको बता दी। ये किसकी उपबोली है भैया? तो ये आपके डुंडाड़ बोली की उपबोली कौन सी हो जाएगी? जिसको अपन कहते हैं तोरावाटी। ठीक है ना? चलिए साहब, हाँ चलिए साहब, गिरीश जी क्या कह रहे हैं? हाँ बताइए देखें। चलिए कौन सा प्रश्न पूछ रहे हैं गिरीश जी? सर मुझे कालीबंगा टॉपिक में कंफ्यूजन है, वह भी प्रमाणित जानकारी के अनुसार। बताइए आप क्या कंफ्यूजन है आपको, तुरंत बताइए गिरीश जी। ठीक है ना? चलिए, तो ये डुंडाड़ की उपबोली हो गई आपके तोरावाटी बोली है, ध्यान रख लेना।
तो ये पूरी बात समझ में आ गई। और इसी के अंदर सीकर जिले के अंदर यहां पर एक तहसील है नीम का थाना, और यहां पर आपके कौन सी सभ्यता विकसित हुई है? यहीं पर आपके गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई है। कौन सी सभ्यता विकसित हुई है? यहीं पर आपके गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई है। बताओ कोई दिक्कत इसके अंदर? मैंने तो पूरी स्थिति खोल करके रख दी कि गणेश्वर सभ्यता कहां है। अब सुनो, फिर देखो, तो कातली नदी के किनारे हो गई। अब मेरा प्रश्न यहां पर यह आता है कि इसकी खोज कब हुई, और दूसरा प्रश्न मेरा यह उठता है इसका उत्खनन कब किया गया। ये दोनों मुद्दे की बात है। सबसे पहले तो खोज कब हुई और दूसरा उत्खनन। तो ध्यान रख लेना, इसकी खोज हुई थी 1972, अभी याद कराऊंगा, देखना मैं आपको, और उत्खनन हुआ था 1977। अब खोज करने वाले तो कौन थे? रतन चंद्र अग्रवाल। अरे खोज करने वाले कौन थे? तो इसकी खोज करने वाले थे रतन चंद्र अग्रवाल। लेकिन उत्खनन करने वाले एक तो रतन चंद्र अग्रवाल, अभी देखना बहुत आसानी से याद होगा, ये तो मैंने थ्योरेटिकल लिख दिया, याद कैसे करेंगे सुनो। और एक श्री विजय कुमार, एक ध्यान रख लेना, श्री विजय कुमार। इन दोनों ने मिलकर के उत्खनन का काम किया था। बहुत बढ़िया मीना छोरा टारगेट, बिल्कुल शानदार आपने काम किया है, बहुत बढ़िया आपने यहां पर लिखा। तो ये चीज आप ध्यान रख लेना। अभी मैंने केवल गणेश्वर सभ्यता की 3 बातें बताई है। पहली बात, ये सीकर जिले के अंदर है, नीम का थाना तहसील के अंदर है, और ध्यान रख लेना कौन सी नदी के किनारे? कातली नदी के किनारे। ठीक है। दूसरी बात देखो, खोज कब हुई थी? खोज हुई थी 1972 के अंदर। किसने की थी? रतन चंद्र अग्रवाल ने। आई बात समझ में? और उत्खनन कब हुआ था? 1977 के अंदर, रतन चंद्र अग्रवाल। ठीक है ना? हाँ, चलिए साहब, हाँ अब देखो यहां पर गिरीश कुमार जी कह रहे हैं कि सर आपने कहा था कि काली, अच्छा देश का कालीबंगा देश का सबसे बड़ा चौथे स्थान पर सबसे बड़ा है, लेकिन किताबों में 3 ही दे रखा है। आप जो किताबें पढ़ते हैं, पता नहीं कौन सी किताबें आप लोग पढ़ते हैं, पुरानी किताबें नहीं, न्यू अपडेट पढ़ो। आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है ना, उस पर जाकर के आप देखिए, ठीक है ना, आपको श्योर मिल जाएगा। पहले नंबर पर सबसे बड़ा राखीगढ़ी है भारत में, दूसरे नंबर पर धोलावीरा है, तीसरे पे कुंतासी है, कालीबंगा चौथा नहीं, अभी तो और बैक में जाने वाला है, और बैक में। समझ गए? ये ध्यान रख लेना मनीष जी। अब किताबें भूल जाओ, जो मैं कह रहा हूं वो एग्जैक्ट करंट के डेटा हैं, ये भी ध्यान रख लेना, करंट के डेटा हैं। समझ गए ना? ये चीज आप ध्यान रखना। चलिए साहब, फटाफट से एक बार इसका स्क्रीनशॉट तो बनता है भैया, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट तो बनता है भाई तुरंत। हाँ चलिए, इसके बाद में देखो गणेश्वर सभ्यता का एक छोटा सा समय बता देता हूं मैं यहां पर। इसका जो समय है वो हो जाएगा 2800 ईसा पूर्व, क्योंकि ये ताम्रकाल की है, विशेष करते ध्यान रख लेना, 2800 ईसा पूर्व इसका समय हो जाएगा। अब आ जाओ आप मुद्दे की बात पर। अब सुनो, किसी को गणेश्वर सभ्यता याद नहीं होती है ना, अब देखो 1 मिनट में कैसे याद होती है, सुनना इधर। खोज 72, सुनना अभी मेरी बात, कुछ मत सोचना। खोज 72, खुदाई 77, खोज 72, खुदाई 77, तांबा व पत्थर, सारे प्रश्न याद कराता हूं। तांबा व पत्थर, पुरातत्व का पुष्कर, पुरातत्व का पुष्कर, सभ्यता गणेश्वर, सभ्यता गणेश्वर। भाई साहब ये अपना एक छोटा सा दोहा है, ये अपना एक छोटा सा दोहा है, इसको याद कर लेना भाई साहब, ठीक है ना, इसको आप याद कर लेना। चलिए साहब, अब आप लोगों को भाई ये तो देखो विश्वास करना ही पड़ेगा कि भाई टीचर कुछ तो मेहनत करके आता ही होगा, ठीक है ना। तो देखो आप इधर, खोज 72, खुदाई 77, तांबा व पत्थर, पुरातत्व का पुष्कर, सभ्यता गणेश्वर, सभ्यता गणेश्वर। आ गई बात समझ में? फिर याद करो, खोज 72, खुदाई 77, तांबा व पत्थर, पुरातत्व का पुष्कर, सभ्यता गणेश्वर। 5 बातों के अंदर सभ्यता ही समाप्त हो जाती है, ठीक है ना। तो देखो आप यहां पर एक एक चीज को ध्यान से सुनना। अरे खोज कब हुई? क्या कह रहा है ये? खोज 72, खोज कब हुई थी? 1972 के अंदर, 1972 के अंदर खोज हुई थी, ठीक है ना। इधर देखो क्या लिखा है, रे, लास्ट में क्या है? रे, मतलब कि किसने की थी? रतन चंद्र अग्रवाल। बोलो किसने की थी? रे से रतन चंद्र अग्रवाल। बात खत्म? अरे बात खत्म। अब इधर आ जाओ, खुदाई 77,
खोज 72, खुदाई 77। तो बताओ खुदाई कब होगी? 1977 के अंदर। लास्ट में क्या लिखा है? रे, तो लिखो ना रतन चंद्र अग्रवाल। कैसे भी याद होना चाहिए अपने को। लिखो यहां पर क्या हो जाएगा? रतन चंद्र अग्रवाल। ध्यान रख लेना। आई बात समझ में? हाँ जी, रतन चंद्र अग्रवाल, ये लो भाई साहब। और साथ में विजय कुमार। विजय कुमार। फिर सुनो इधर, तांबा, तांबा व पत्थर। तांबा व पत्थर, क्योंकि आप लोगों को मैं बता देता हूं, गणेश्वर सभ्यता को क्या कहते हैं? गणेश्वर सभ्यता को कहते हैं ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी, क्योंकि यहां से क्या प्राप्त होता था? तांबा। ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी या ताम्र संस्कृति की जननी किसको कहा जाता है? ताम्र संस्कृति की जननी आपके गणेश्वर को कहा जाता है। ठीक है ना? हाँ, ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी। हाँ जी बिल्कुल अंबिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी, क्योंकि यहां से तांबा प्राप्त होता था। और सिंधु सभ्यता के अंदर जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को तांबा सप्लाई होता था ना, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जो तांबा सप्लाई होता था ना, वो तांबा, ये ध्यान रख लेना आप, कहां से सप्लाई होता था? वो आपके गणेश्वर से सप्लाई होता था। समझ गए? फिर आगे क्या लिखा है? पत्थर। तो पत्थर के अंदर ध्यान रख लेना, इनके मकान ईंटों के नहीं है। और ये प्रश्न मैंने किसी न किसी एग्जाम के अंदर देखा है, किसी न किसी एग्जाम के अंदर ये प्रश्न देखा है कि मकान किसके बने हुए हैं? मकान पत्थर से निर्मित है। मकान किसके हैं? पत्थर से निर्मित हैं। और इतना ही नहीं, यहां से पत्थर का क्या मिला है? यहां से पत्थर का बांध भी मिला है। यहां से पत्थर का बांध भी मिला है, ये ध्यान रख लेना। और पुरातत्व का पुष्कर, गणेश्वर को क्या कहा जाता है? गणेश्वर को कहा जाता है पुरातत्व का पुष्कर। बताओ भाई साहब, पूरे प्रश्न तैयार हुए कि नहीं हुए? बताओ फटाफट से, पूरे प्रश्न तैयार हुए या नहीं हुए? तो ये अपने को ध्यान रखना है। और तुम क्या करते हो? उलझ जाते हो सभ्यता में जाकर के। उलझने का काम ही नहीं है। अगर सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ोगे ना तो मजा आ जाएगा भैया। सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ोगे ना तो आपको मजा आ जाएगा, ये ध्यान रख लेना। समझ गए बात को? चलिए, तो कैसे याद करोगे? खोज 72, खुदाई 77। खोज 72, खुदाई 77, तांबा और पत्थर, पुरातत्व का पुष्कर, सभ्यता गणेश्वर। आ गई बात समझ में? खोज 72 खोज हुई थी 1972 में रतन चंद्र अग्रवाल। खुदाई 77 खुदाई हुई थी 1977 के अंदर रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार। समझ गए? तांबा, यहां से तांबा मिला है। और तांबा सिंधु सभ्यता के अंदर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सप्लाई होता था, इसीलिए इसको अपन ने क्या कहा? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। लेकिन भाई साहब, प्रश्न तो ये बनता है, ताम्रवती नगरी किसे कहते हैं? फटाफट से बताइए। देखिए, हाँ नीलू मेवाड़ा जी, कुछ स्टूडेंट तो क्लास में अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। हाँ जी, तो चलिए साहब, इधर साहब कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बहुत अच्छे से काम कीजिए, आप पढ़ने पे दिमाग लगाओ, ठीक है ना? हाँ जल्दी से बताइए आप लोग, यहाँ पर फटाफट से बताइए। देखें, मैंने पूछा था, अरे भाई साहब बहुत बढ़िया उत्तर आ गया। आहड़, पूनम आसीवाल का उत्तर आया। केवल सिंह, मनीष, अनुप्रिया, हर्षित, मीना छोरा टारगेट, बिल्कुल सभी का सही है। ताम्रवती नगरी किसको कहते हैं? आहड़ को कहते हैं। ठीक है? और मकान किसके बने हैं? यहाँ पर पत्थर के मकान बने हैं, ध्यान रख लेना। और यहां से पत्थर से निर्मित एक बांध भी मिला है। और पुरातत्व का पुष्कर किसको कहते हैं? पुरातत्व का पुष्कर गणेश्वर को कहा जाता है। समझ गए क्या? स्क्रीनशॉट बनता है, इसके बाद में आगे की बात करता हूं भैया। फटाफट से क्लियर करो इसको। हाँ जी, फिर आगे की बात करूंगा। देखो एक एक चीज यहां पर। चलिए साहब, इसके बाद में देखिए, अब मुद्दे पर आते हैं, थोड़ा सा टॉपिक को चलाते हैं यहां पर। और टॉपिक को चलाएं तो आपके निकल करके आता है कि ये जो गणेश्वर सभ्यता है, इस गणेश्वर सभ्यता के उपनाम क्या क्या है? इस गणेश्वर सभ्यता के उपनाम क्या क्या है? अभी अभी मैंने आपको बताया कि जितने भी ताम्रयुगीन सभ्यताएं हैं भैया, जितनी भी ताम्रयुगीन सभ्यताएं हैं ना, आप जितनी भी ताम्रयुगीन सभ्यताओं, हाँ बिल्कुल, राजस्थान में एकमात्र पत्थर से बना बांध, बिल्कुल, हारपून हथियार, बहुत बढ़िया धनराज धाकड़ जी। सुनना मेरी बात को, राजस्थान के अंदर जितनी भी ताम्रयुगीन संस्थाएं हैं ना, उन ताम्रयुगीन संस्थाओं में सबसे पुरानी कौन सी है? सबसे पुरानी परशु वर्मा। हाँ जी, अच्छा आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आता, आप एक काम करो, अपना ये लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम है ना, उसको आप क्या करो, मतलब सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो, आ जाएगा नोटिफिकेशन, ठीक है ना? तो देखो आप, उपनाम के अंदर सबसे पुरानी है तो इसको अपन क्या कहेंगे? ताम्रयुगीन। अभी अभी मैंने आपको बताया
अब उसको सिस्टम से लिख रहा हूं मैं। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी आप इसको कहो। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की क्या कहो आप इसको? जननी कहो, सबसे पहली बात। दूसरी बात आप इसको कहो, इसके अंदर तांबा संचय करके रखा गया तो ताम्र संचयी संस्कृति आप इसको कह सकते हो, ध्यान रख लेना। और इसको आप कह सकते हो भैया पुरातत्व का पुष्कर। इसको क्या कहेंगे? यहां से पुरातात्विक चीजें बहुत प्राप्त हुई हैं, पुरातत्व का पुष्कर इसको अपन कह सकते हैं, ये ध्यान रख लेना। क्या कहेंगे इसको? पुरातत्व का पुष्कर इसको कहा जाएगा। तो पुरातत्व का पुष्कर किसको कहा जाता है? हाँ जी, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, बिल्कुल सही है। हाँ लो एक और, हाँ महानुभव अनु सोनी जी। चलिए साहब, तो देखो यहां पर क्लियर मेरी बात। अब इसके बाद में सुनना, ये नोट लगा करके लिख रहा हूं, नोट लगा करके आपके यहां पर लिख रहा हूं। अगर आपसे परीक्षा में पूछे कि ढूंढाड़ का पुष्कर किसे कहते हैं, अगर आपसे यहां पर पूछे कि ढूंढाड़ का पुष्कर किसको कहते हैं, तो फिर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आंसर देना यहां पर, ठीक है ना। इसके बाद में देखो एक और बता देता हूं आपको, ढूंढाड़ का पुष्कर कहते हैं किसको? और सुनना, अगर आपसे पूछे कि वागड़ का पुष्कर किसको कहते हैं, ये दोनों चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए, क्योंकि आप राजस्थान पढ़ रहे हैं। राजस्थान में कभी भी ये प्रश्न आपके आ सकता है। हाँ जी, रीजनिंग बाय एकनायत सर, आपके नोट्स के अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। हाँ, ढूंढाड़ का पुष्कर और वागड़ का पुष्कर किसको कहते हैं? तो ढूंढाड़ का पुष्कर मतलब कि ढूंढाड़ आपके जयपुर, आमेर और इसके आसपास का एरिया आपके ढूंढाड़ कहलाता है। और ढूंढाड़ का पुष्कर किसको कहते हैं? जमवा रामगढ़। किसको कहते हैं भैया? ढूंढाड़ का पुष्कर जमवा रामगढ़, जयपुर को कहते हैं। जयपुर में एक स्थान है जमवा रामगढ़, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। प्रेम शंकर जी मेघवाल, आपने सही उत्तर दिया। महेंद्र सिंह जी, वागड़ का पुष्कर, अगर वागड़ का पुष्कर पूछे तो आपके किसको कहा जाएगा? बेणेश्वर। और ये बेणेश्वर कहां पड़ता है? ये बेणेश्वर पड़ता है आपके डूंगरपुर के अंदर। बेणेश्वर कहां पड़ता है आपके? तो बेणेश्वर आपके डूंगरपुर के अंदर पड़ता है। अरे मेरी तीन बातें बहुत अच्छे से याद रख लो भाई, तीन बातें आप बहुत अच्छे से याद रखो। सबसे पहली बात मैंने क्या कहा? पुरातत्व का पुष्कर किसको कहेंगे? तो पुरातत्व का पुष्कर गणेश्वर को कहा जाएगा, ठीक है ना। फिर आता है ढूंढाड़ का पुष्कर किसको कहेंगे? तो ढूंढाड़ का पुष्कर जमवा रामगढ़, जयपुर को कहा जाएगा। और फिर आता है वागड़ का पुष्कर, तो वागड़ का पुष्कर आपके बेणेश्वर, डूंगरपुर को कहा जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए भैया। हाँ जी, कुमार गौरव मीणा, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए यहां पर। चलिए साहब, इसके आगे बात करता हूं, यहां पर ध्यान से सुनना, आप बहुत अच्छे से ध्यान से सुन लेना अब आप लोग। अब इसके बाद में देखो आप, सबसे पहले प्रमुख विशेषताएं, जो गणेश्वर सभ्यता है उस गणेश्वर सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या देखने को मिलेगी, क्या क्या प्रमुख विशेषताएं देखने को मिलेगी। अगर आप लोगों को ढंग से पढ़ना है ना, तो देखो आप दो चीज क्लियर कर लो, एक तो पत्थर और एक क्लियर कर लो तांबा। एक तो पत्थर क्लियर कर लो, एक क्लियर कर लो तांबा। याद 2 मिनट में कैसे याद किया जाता है वो तो तरीका मैंने बता ही दिया, वो तो मैंने बता ही दिया ना। अब थोड़ा सा अच्छे तरीके से इसको फॉर्मेटिंग तरीके से कैसे लिखा जाता है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। पत्थर जब बात करें तो पत्थर की दो बातें निकल करके आती है, ध्यान रख लेना। मकान किसके बने हुए हैं? मकान पत्थर से निर्मित हैं। मकान किसके बने हैं? पत्थर से निर्मित हैं। और यहां पर सबसे जोरदार बात तो यह है कि यहां पर ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है भैया, ईंटों का प्रयोग यहां पर नहीं किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शायद बीएसटीसी के एग्जाम में, मुझे पता है शायद बीएसटीसी के एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा गया था, ठीक है ना। आई बात समझ में? क्या बीएसटीसी के एग्जाम में इसके अंदर ऐसा प्रश्न शायद पूछा गया था, समझ गए ना मेरी बात। चलिए साहब, फिर देखो इसके बाद में दूसरे नंबर पर ध्यान देना आप लोग। पत्थर से निर्मित बांध, पत्थर से निर्मित बांध, यह भी आपको कहां से मिला है? पत्थर से निर्मित बांध भी आपको आपके गणेश्वर सभ्यता से मिला है। दोनों बातें क्लियर यहां पर, ठीक है ना। मनीष जी कह रहे हैं ये नगरीय सभ्यता थी, नहीं, नगरीय कैसे हो सकती है? नगरीय नहीं है, ये ध्यान रख लेना, ग्रामीण सभ्यता के अंतर्गत आएगी। फिर देखो दूसरी बात, अब तांबे की बात करें तो तांबे से क्या क्या बनता है, देखो आप यहां पर। सबसे पहली बात, यहां से प्राप्त, ध्यान से सुनना, यहां से प्राप्त उपकरणों में, यहां से प्राप्त उपकरणों में
99% क्या मिला, यहां से प्राप्त उपकरणों में 99% तांबा मिला। आ गई बात समझ में। यहां से जो भी उपकरण मिले हैं ना, जितने भी उपकरण मिले हैं ना, उनको देखा गया तो उसके अंदर 99% क्या था, तांबा था। समझ गए, ये ध्यान रख लेना। फिर आ जाओ आप दूसरी तरफ। अब कौन कौन से उपकरण मिले हैं, कौन कौन से उपकरण मिले हैं, तो वो देखो, तांबे के बाणाग्र, बाण के आगे का भाग, बाणाग्र, ये ध्यान रख लेना। जो बाण होता है ना, उसके आगे इस प्रकार का जो भाग होता है वो बाणाग्र कहलाता है। यहां से बाणाग्र मिला है, बिल्कुल। मछली पकड़ने का कांटा मिला है, सुइयां मिली हैं, सुइयां यहां से प्राप्त हुई हैं, ठीक है ना। यहां से मछली पकड़ने का कांटा मिला है, मछली पकड़ने का कांटा यहां से मिला है, ध्यान रख लेना। इसके अलावा एक बड़ा सा हथियार मिला है जिसको क्या कहा है, हारपून हथियार, ये भी ध्यान रख लेना। कौन सा हथियार मिला है, हारपून हथियार। जलीय जीवों को पकड़ने के लिए काम आता था ये हथियार, बिल्कुल, ये ध्यान रखना। सर जी B.Ed लास्ट ईयर वालों के एग्जाम कब तक होंगे, विनीता चौधरी जी कह रही हैं। अब ये तो अपन कह ही नहीं सकते ना, अभी किसी के एग्जाम का नहीं कह सकते, जो डेट दे दी उन्हीं को मान करके चलेंगे अभी अपन। हारपून हथियार, ये क्या काम आता था, बड़े जलीय जीवों को पकड़ने में। आ गई बात समझ में, बड़े जलीय जीवों को पकड़ने के अंदर ये आपके काम आता था। और भाई साहब ये जो दोनों चीजें हैं ना, इन दोनों चीजों से किस बात का पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि उस समय कातली नदी के अंदर वर्ष पर्यंत, उस समय कातली नदी के अंदर वर्ष पर्यंत और क्या था, जल बहता था। ये कातली नदी वर्ष पर्यंत बहा करती थी, समझ गए। और इस समय यहां पर क्या किया जाता था, मत्स्य पालन किया जाता होगा। क्या किया जाता होगा, मत्स्य पालन के संकेत यहां से मिलते हैं, समझ गए ना। और इन्हीं बातों से एक चीज और बताता हूं, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को तांबा गणेश्वर से, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को तांबा गणेश्वर से निर्यात किया जाता था, गणेश्वर से निर्यात किया जाता था, ये ध्यान रख लेना। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जो तांबा सप्लाई होता था, वो तांबा कौन सप्लाई करता था, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जो तांबा सप्लाई करता था वो गणेश्वर किया करता था। तो भैया बताओ आप लोग, ताम्र संस्कृति की जननी कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, ठीक है ना, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। आयरन हैमर, हाँ भाई। रूपसा नायक, बीकानेर, कुमार, गौरव मीणा, बिल्कुल सही बात है। टारगेट जी, हाँ जी बिल्कुल। चलिए साहब फटाफट से क्लियर कर लो इसको, आप यहां पर तुरंत क्लियर करना जो जो बातें मैंने आपको यहां पर बताई है। चलिए इसके बाद में आगे बात करते हैं। सुनो भैया, इसके बाद में और छोटी छोटी कुछ बातें हैं, अंतिम दौर में जा रहा हूं अब आपके। यहां से कथई रंग के मृद भांड भी प्राप्त हुए हैं। मृद भांड मतलब कि मिट्टी के बर्तन। ये कथई रंग के जो मृद भांड हैं, इनको क्या कहा गया है, इनको कहा गया है कपीश वर्णी मृद भांड। बोलो क्या कहा गया है, कपीश वर्णी मृद भांड इनको कहा गया है, ये ध्यान रख लेना। तो ये भी ध्यान रख लेना, गणेश्वर से जो मृद भांड मिले हैं उन मृद भांडों को क्या कहा गया, कपीश वर्णी मृद भांड कहा गया, समझ गए। और अगर आपसे पूछे ना कि आहड़ से जो मृदभांड मिले हैं वो लाल काले मृदभांड मिले हैं, कैसे मृदभांड मिले हैं, आहड़ से लाल काले मृदभांड मिले हैं, समझ गए। अगर आपसे कोई पूछे ना कि बैराड़ से कैसे मृदभांड मिले हैं, तो बैराड़ से आपको क्या बताना पड़ेगा, उत्तरी काले चमकीले मृदभांड, उत्तरी काले चमकीले मृदभांड। ये कहां से मिले, बैराड़ से मिले, समझ गए मेरी बात आप यहां पर, ठीक है ना। तो कथई रंग के मृदभांड जिनको कपीश वर्णी मृदभांड कहा गया। और यहां का जो मानव था, गणेश्वर सभ्यता का जो मानव था वो तीन प्रकार से, ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो यहां का मानव शिकारी प्रवृत्ति का था, शिकार करता था, खाद्य संग्राहक प्रवृत्ति उसके अंदर थी, खाने को एकत्रित करता था भाई साहब। और ध्यान रख लेना, शाकाहारी भी था और मांसाहारी भी था, मतलब कि सर्वाहारी था। यहां का जो मानव था वो शाकाहारी भी था, मांसाहारी भी था, मतलब कि सर्वाहारी था, ये ध्यान रख लेना आप।
बात क्लियर यहां पर? ये गणेश सभ्यता का क्या हो गया? गणेश सभ्यता का, हाँ जी, ठीक है ना। चलिए साहब, तो ये आपके बात यहां पर क्लियर। पूरी गणेश्वर सभ्यता के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट बात थी वो सारी मैंने आपको बता दी भैया। आई बात समझ में? अब जिसको समझ में आया बहुत बढ़िया बात है। अब जो पंचायती करने आए हैं, करो भैया पंचायती, ठीक है ना। चलिए साहब, फटाफट से क्लियर कर लो, इसको भी तुरंत क्लियर कर लो। इसके बाद में मैं आगे बात करूंगा। इसके बाद में अपने पास में जो सभ्यता आती है वो आती है भैया बागोर सभ्यता। चलिए साहब, गणेश्वर सभ्यता मैंने आपको पूरी कंप्लीट करा दी। इसके बाद में जो अपने पास में सभ्यता आएगी वो आपके कौन सी सभ्यता आ जाएगी? वो आपके बागोर सभ्यता आ जाएगी, ठीक है। अब सुनो, वही वाली बात अपने समझ में आ गई क्या बात? आप लोगों को ये बताओ, रूपसा नायक बीकानेर, छोड़ो रूपसा, कमेंट ही मत करो आप, है ना। हाँ जी, अब जिनको क्या पंचायती करनी है वो तो पंचायती करेंगे ही साहब। सर आपने रात को भी समझाया था, बिल्कुल बिल्कुल मैंने समझाया था, ठीक है ना। लेकिन कुछ लोगों की क्या समझ में नहीं आती ना। सर आपकी केवल इंडिया हिस्ट्री की क्लास कहाँ मिलेगी? भागीरथ जी कह रहे हैं, ठीक है ना। इंडियन हिस्ट्री क्लास सेपरेट अनअकैडमी ऐप पर ही मिलेगी, है ना। हाँ लोकेश जी, बिल्कुल बिल्कुल, मनोज शर्मा। चलिए साहब, ठीक है, एक काम करो भैया, ठीक है ना, कोई भी क्या है कि ये जो फालतू कमेंट करता है ना, इनके स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप लोग मुझे बताना। आई बात समझ में? फिर मैं क्या है, कल मैं आगे इनके नंबर भेज देता हूं, इनके नाम भेज देता हूं, तो कल से क्या है कि इनको क्या कर दिया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा, जो टंटा ही खत्म भैया। आई बात समझ में? क्योंकि तुम लोगों को क्या कतई फर्क नहीं पड़ता। टीचर क्या कितनी मेहनत कर ले, कितना ही तुम्हें बेहतरीन पढ़ा ले, पूरा जोर लगा ले, सारे दिन भर पढ़ा ले, घर बार का पता नहीं लेकिन क्लास का पहले पता है। आई बात समझ में? ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना। घर बार का हमें पता नहीं होता, लेकिन ये पता है कि क्लास लेनी है मतलब क्लास लेनी है। लेकिन कुछ लोग क्या है कि नहीं, आपत्तिजनक रहना ही है उनको, और भविष्य क्या है फिर सबको पता है, नौकरी लगनी नहीं, फिर कहते रहेंगे कि भाई उस समय पढ़ाई नहीं करी। फिर अपनी औलादों कहेंगे तू पढ़, हमारा टाइम तो ऐसा था, हम तो भाई कर नहीं पाए। अरे क्या था तुम्हारे टाइम पे? तुम्हारे टाइम पे सब कुछ था, बढ़िया टीचर थे तुम्हारे टाइम पे, सब कुछ है ना, तुम्हारे पास फैसिलिटी थी, टेक्निकल जमाना था तुम्हारे, फिर भी तुम बहाना बनाओ तो बनाओ भैया। आई बात समझ में? पढ़ने वालों के लिए बहाने नहीं चलते हैं। पढ़ने वाला अपनी लाइफ के अंदर सीधे सटीक और भैया सिलेक्शन लेकर के आता है, फालतू की बकवास नहीं करता है, ठीक है ना। और ये जो कमेंट है इनसे मेरे को फर्क नहीं पड़ता, और जिसको पड़ता है वो भी काहे को दिमाग लगाते हो, अपना पढ़ने पे ध्यान दो आप अपना। मैं ऐसे कमेंट देखता ही नहीं हूं, समझ गए? तो देखो, बागोर सभ्यता, सबसे पहले अपन कोई भी सभ्यता पढ़े तो अपने को क्या पता होना चाहिए? उस सभ्यता की स्थिति पता होनी चाहिए, और स्थिति के बाद में अपने को पता होना चाहिए उस सभ्यता का खोज एवं उत्खनन। खोज एवं उत्खनन अपने को पता होना चाहिए साहब। तो देखो आप यहां पर इसका खोज एवं उत्खनन आप लोगों को एक साथ ही मैं बता देता हूं भैया। सबसे पहले स्थिति, तो बागोर सभ्यता आपके कौन से जिले में है? तो ये जो बागोर सभ्यता है ना, ये आपके भीलवाड़ा जिले में है। कौन से जिले में हो जाएगी? तो ये जो बागोर सभ्यता है ये आपके भीलवाड़ा जिले में हो जाएगी। और भीलवाड़ा जिले के अंदर भी, ठीक है ना, भीलवाड़ा जिले के अंदर भी आपके कौन सी नदी के किनारे हो जाएगी? तो ये आप विशेष कर ध्यान रखना, भीलवाड़ा जिले के अंदर कोठारी नदी के किनारे। बोलो कौन सी नदी के किनारे भैया? कोठारी नदी के किनारे। समझ में आ गई आप लोगों को बात? यहां पर भीलवाड़ा जिले के अंदर कोठारी नदी के किनारे, ठीक है ना। तो आपके कौन सी सभ्यता हो जाएगी? तो आपके और बागोर सभ्यता हो जाएगी। अब बागोर सभ्यता की खोज एवं उत्खनन की बात करें तो इसका खोज एवं उत्खनन 1967 में चालू हुआ। 1967 से लेकर के 69 तक चला, 69 तक, ठीक है ना। और ध्यान से सुनना, किसके द्वारा किया गया? तो वीरेंद्र नाथ मिश्र के द्वारा। नाम जरूर याद रख लेना भाई इनका। किसके द्वारा किया गया? वीरेंद्र नाथ मिश्र के द्वारा किया गया। और साथ में थे एल.एस. लेशनी, लेसन भी मिल जाता है कुछ किताबों में, एल.एस. लेशनी, ये ध्यान रख लेना। ये दो बातें आपको जरूर ध्यान रखनी है। और अगर अभी भी याद नहीं हो ना तो इसको कैसे याद करोगे? बी से भीलवाड़ा और बी से वीरेंद्र याद कर लो। वीरेंद्र, ब से भीलवाड़ा और बी से क्या कर लो? वीरेंद्र याद कर लो। आई बात समझ में? तो ये ध्यान रख लेना, 1967 से 69 के बीच वीरेंद्र नाथ मिश्र और
वीरेंद्रनाथ मिश्र और ये ध्यान रख लेना एल.एस. लेशनी, इन दोनों ने मिलकर के और कौन सी सभ्यता खोज डाली, तो आपके बागोर सभ्यता खोज डाली। और आरएस के एग्जाम में अब की बार मुझे जहां तक लगता है ना, इससे प्रश्न आ सकता है भैया, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने काफी अच्छा प्रागैतिहासिक कालीन सभ्यताओं को ज्यादा जोर दिया है और प्रागैतिहासिक कालीन सभ्यताओं के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट सभ्यता आपके बागोर आती है। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बताता हूं आप लोगों को। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो आप इसको, फिर मैं देखो यहां पर डिफाइन करता हूं क्या क्या बातें इस बागोर सभ्यता की इंपॉर्टेंट है। सुनना भैया, बागोर सभ्यता, अब अपन जो यहां पर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बागोर सभ्यता। इस बागोर सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं, बागोर सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं सुनिएगा। सबसे पहली बात ध्यान से सुनना, ये जो बागोर आप देख रहे हैं, नरेश बाबूजी बिल्कुल मैंने आपकी बात पर ध्यान दिया है, विचार करता हूं मैं भी, थोड़ा सा समय मिले, ठीक है ना। ये जो बागोर सभ्यता है, इस बागोर सभ्यता के अंदर ध्यान से सुनना, पहले ये बागोर जो था ये मेवाड़ रियासत का भाग था, ये मेवाड़ रियासत का भाग था। हालांकि ये लाइन सभ्यता से जुड़ी हुई तो नहीं है, ये इतिहास से जुड़ी हुई लाइन है, ठीक है ना, सभ्यता से जुड़ी हुई नहीं है, इतिहास से जुड़ी हुई ये लाइन है जो मैंने आपको यहां पर बताई कि ये मेवाड़ रियासत का भाग था। सबसे पहली बात तो आप यही ध्यान रख लेना। अब जो मुद्दे की बात निकल करके आती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बागोर सभ्यता की निकल करके आती है वो ये निकल के आती है कि इस बागोर सभ्यता को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाएगा आदिम संस्कृति का संग्रहालय। ध्यान रख लेना, आदिम संस्कृति का संग्रहालय किसे कहा जाएगा, तो ये ध्यान रख लेना, ये बागोर को कहा जाएगा कि जब हमारा मानव एक आदिवासी टाइप जीवन जी रहा था, आदिवासी टाइप जीवन जी रहा था, मतलब कि पाषाण काल की बात कर रहा है। कौन से काल की बात कर रहा है, पाषाण काल की बात कर रहा है, ये ध्यान रख लेना। तब के यहाँ के अवशेष मिले हैं, तब के यहाँ के अवशेष मिले हैं, तो ये ध्यान रख लेना आप, इसको कहा जाएगा आदिम संस्कृति का संग्रहालय। और यहां पर जो अवशेष मिले हैं ना, वो कहां से प्राप्त किए गए हैं, वो देखो आप यहां पर बागोर सभ्यता के, ये अच्छा प्रश्न बनता है, बागोर सभ्यता के अवशेष, बागोर सभ्यता के अवशेष जिस स्थान से मिले हैं, बागोर सभ्यता के अवशेष जिस स्थान से मिले हैं, उस स्थान को क्या कहा जाता है, तो ये ध्यान रख लेना, उस स्थान को कहा जाएगा महासतियों का टीला। बोलो क्या कहा जाएगा, महासतियों का टीला। ये भाई साहब इंपॉर्टेंट मामला है भाई, आप लोग भले ये पढ़ें कि नहीं पढ़ें, लेकिन ये परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। बहुत बढ़िया उत्तर आपने दिया गिरीश चौधरी, महाशक्तियों नहीं महासतियों का टीला, समझ गए यहां पर, तो ये विशेषकर आप लोग ध्यान रख लेना। लेकिन अब सुनो, बागोर सभ्यता का उत्खनन जिस स्थान से किया गया ना, उस स्थान को कहेंगे महासतियों का टीला। यहां पर रुक्मा विश्नोई ने केवल महासतियों लिख करके छोड़ दिया, केवल महासतियों लिख करके छोड़ दिया। अगर आप यहां शॉर्ट में चले गए ना तो मामला खराब हो जाएगा, ये ध्यान रख लेना। अगर आपसे पूछे कि महासतियां कहां हैं, तो महासतियां तो आपके आहड़ उदयपुर के अंदर है। केवल आपने महासतियां वर्ड का प्रयोग किया ना, तो भैया मामला कुछ और है। महासतियां आहड़ उदयपुर के अंदर है। मेवाड़ के महाराणाओं का शमशान स्थल कहते हैं आहड़ उदयपुर को, मेवाड़ के महाराणाओं का शमशान स्थल कहते हैं, ध्यान रख लेना, आहड़ उदयपुर को। मतलब कि मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह के टाइम से, अमर सिंह प्रथम जो कि महाराणा प्रताप के पुत्र थे, उनके बाद जितने भी महाराणा हुए ना, सबको कहां दफनाया गया, आहड़ उदय, मतलब सबका दाह संस्कार कहां किया गया, सबका दाह संस्कार आहड़ उदयपुर में किया गया। और वहीं पर छतरियां बनी इनकी, वहीं पर छतरियां बनी। तो यहां पर आहड़ में सबसे प्राचीन छतरी किसकी है, आहड़ में सबसे प्राचीन छतरी अमर सिंह की है, महाराणा अमर सिंह प्रथम की, ये ध्यान रख लेना। और ये जो छतरियों वाला स्थान है ना, ये जो छतरियों वाला स्थान है, उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं महासतियां। जब आप छतरियों का चैप्टर पढ़ते हैं ना, तब आती है ये बात। दबा करके एक बार लाइक तो ठोक दो भैया, देखने वाले ज्यादा हैं, लाइक आपके कम है, फटाफट से लाइक करो भैया। चलिए साहब, तो ये महासतियों का टीला कहलाता है। अब सुनो, ये जो बागोर है, ये ध्यान रख लेना, भारत में
मध्य पाषाण कालीन, भारत के अंदर मध्य पाषाण कालीन सबसे समृद्ध स्थल है। मध्य पाषाण कालीन सबसे समृद्ध स्थल, भारत के अंदर मध्य पाषाण काल का सबसे समृद्ध स्थल कौन सा हो जाएगा? तो भारत में मध्य पाषाण काल का सबसे समृद्ध स्थल आपके बागोर ही माना जाएगा। क्या माना जाएगा भैया? बागोर को ही माना जाएगा। समझ गए मेरी बात आप? यहां पर कोई दिक्कत इसके अंदर? भैया शुरू के अंदर प्रागैतिहासिक काल आता है ना शुरू में। अभी देखो मैं आपको समझाता हूं, पहले आप स्क्रीनशॉट लो। वैसे तो मैंने आपको समझा रखा है इसको, फिर भी और अच्छे से बता दूंगा भैया, फटाफट से बताइए। चलिए सुनो, अब आप यहां पर ध्यान से सुनना मेरी बात को। हमारा जो काल आता है प्रागैतिहासिक काल, कौन सा काल आता है? प्रागैतिहासिक काल। इस काल को हम कैसे डिफाइन करेंगे? प्रागैतिहासिक काल की लिखित प्रमाण प्राप्त नहीं है। इसके जो लिखित प्रमाण हैं वो प्राप्त नहीं है। इसके लिए अपने को पूरी तरीके से किस पर निर्भर रहना पड़ता है? पुरातात्विक साक्ष्यों पर। कोई लिखित प्रमाण इस काल के नहीं मिले, ध्यान रख लेना। और इस काल के अंदर आपके कौन सा काल आता है? इस काल के अंदर आपके आता है पाषाण काल। और पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया? पाषाण काल को आपके 3 भागों में बांटा गया। 3 भागों के अंदर बांटा गया। सबसे पहले आपके आता है पूरा पाषाण काल, जिसके अंदर मानव की उत्पत्ति होती है। ध्यान रख लेना, होमो सैपियंस मानव की उत्पत्ति होती है और मानव आग की खोज करता है। मानव आग की खोज करता है। दूसरा देखो आप यहां पर दूसरे नंबर पर कौन सा आ जाएगा? मध्य पाषाण काल। दूसरे नंबर पर कौन सा आएगा? मध्य पाषाण काल, जिसके अंदर मानव पशुपालन प्रारंभ कर देता है। ध्यान रख लेना। और तीसरे नंबर पर आपके आ जाएगा नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल। नव पाषाण काल, जिसके अंदर मानव स्थायी जीवन शुरू कर देता है। मानव का स्थायी जीवन शुरू हो जाता है यहां से। तो भाई साहब अपन जो बागोर की बात करेंगे ना, वो बागोर आपके कौन से में आएगा? वो बागोर आपके मध्य पाषाण काल में आएगा। और मध्य पाषाण काल की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? पशुपालन। बोलो क्या हो जाएगी? मध्य पाषाण काल की सबसे प्रमुख विशेषता है पशुपालन। मतलब मानव ने पशुपालन का कार्य कब से प्रारंभ किया? हाँ जी सर, यूट्यूब की क्लास और आपके कोर्स में पढ़ाने का अंतर है, उसमें आप ज्यादा गहराई से पढ़ाते हो। जितेश घोटवाल, ठीक है ना? क्या बात है भाई। चलिए साहब, अच्छा कौन से कोर्स की बात कर रहे हो? मैंने तो कहीं ये हिस्ट्री का तो कोर्स ही रिकॉर्ड नहीं किया भैया। आप कौन से कोर्स की बात कर रहे हो? पशुपालन। ध्यान से सुन लेना भाई साहब, मैंने तो ये सोचा कि मैं तो फ्री पढ़ा रहा हूं। आई बात समझ में? काहे को दिमाग लगाना, ज्ञान दे दूंगा, मेरा क्या चला जाएगा भाई। तो देखो आप इधर पशुपालन मध्य पाषाण काल की। अब सुनना, अब आपसे पूछे, राजस्थान पढ़ रहे हो ना आप लोग, पशुपालन के प्राचीनतम प्रमाण कहां से प्राप्त हुए हैं? पशुपालन के प्राचीनतम प्रमाण कहां से प्राप्त हुए हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पशुपालन के प्राचीनतम प्रमाण कहां से प्राप्त हुए हैं? ये ध्यान से सुनना आप। पशुपालन के प्राचीनतम प्रमाण नंबर 1 आपके बागोर भीलवाड़ा। बागोर भीलवाड़ा। और अभी इन्हीं दिनों मैंने कहीं पढ़ा था कि भारत के अंदर पशुपालन के जो सबसे प्राचीनतम प्रमाण है ना, इन्हीं दिनों मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा है कि भारत के अंदर पशुपालन के सबसे प्राचीनतम प्रमाण आदमगढ़ बताया गया। एमपी के अंदर है ना आदमगढ़। लेकिन अभी जो नई रिसर्च हुई है उसके अंदर ये कहा गया है कि आदमगढ़ तो बहुत मतलब बाद का स्थल है, उससे पहले तो बागोर है, उससे पहले तो बागोर है। तो नए सर्वे के अकॉर्डिंग ये माना गया है कि भारत में पशुपालन के सबसे प्राचीनतम प्रमाण, भाई साहब राजस्थान ही नहीं, अब राजस्थान की बात नहीं कर रहा, भारत में पशुपालन के सबसे प्राचीनतम प्रमाण आपके कहां से मिले हैं? बागोर भीलवाड़ा से मिले हैं। सुन लेना। और दूसरे नंबर पर आपके, अब राजस्थान में आ जाओ, अब राजस्थान में बात करेंगे। दूसरे नंबर पर तिलवाड़ा। ये भारत में दूसरे नंबर पर नहीं है, भारत में टॉप पर बागोर है, बस ये ध्यान रख लेना। मैं तो राजस्थान पढ़ा रहा हूं इसलिए इंडिया की बात करूंगा नहीं पूरी, ये ध्यान रख लेना। तिलवाड़ा बाड़मेर, समझ गए? तो ये दोनों के दोनों स्थल आपके मध्य पाषाण काल के हैं। ये जो दोनों के दोनों स्थल है ना, ये आपके कौन से काल के हो जाएंगे? मध्य पाषाण काल के हो जाएंगे, ये ध्यान रख लेना। मध्य पाषाण कालीन स्थल हैं ये दोनों के दोनों, ये जरूर आप याद रख लेना।
पशुपालन के प्रमाण मिले हैं यहां से, ठीक है ना। चलिए साहब, इसके बाद में एक और बात सुनो आप, चलो फटाफट से पहले इसको क्लियर कर लो आप लोग, फटाफट से क्लियर कर लो इसको। हाँ जी, इसके बाद में देखो आप, हाँ जी, कोई कुछ कह रहा है क्या? चलिए साहब, सुशील कुमार यादव, प्रीति विजय कुमार, गौरव मीणा, बिल्कुल बिल्कुल, आयरन हैमर। चलिए साहब, इसके बाद में आप ध्यान से सुनो, बागोर। अब अगर अपन बागोर के बारे में बात करें तो एक बात निकल करके आती है कि ये जो बागोर है यहां से, और कितने प्रकार की कृषि के प्रमाण मिले हैं यहां पर, कृषि के 14 प्रकार देखने को मिले हैं। कितने प्रकार देखने को मिले हैं? 14 प्रकार की कृषि यहां से देखने को मिली है। मतलब कहने ये याद नहीं करना कितने प्रकार की, ठीक है ना, कितने प्रकार की, ये अपने को याद नहीं करना है। अपने को यहां पर मुख्यतः याद क्या करना है? अपने को यहां पर मुख्यतः याद करना है कि यहां के लोग कृषि का कार्य भी किया करते थे, कृषि का कार्य भी किया करते थे। दूसरे नंबर पर देखो आप, इसके बाद में बागोर से आपको मिले हैं लघु पाषाण उपकरण। ये तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा भैया, लघु पाषाण उपकरण, ये ध्यान रख लेना। जिसको अपन क्या कहेंगे, जिसको अपन कहेंगे, इंग्लिश मेरी थोड़ी सी वीक है तो मैं हिंदी में लिखूंगा भैया, मीसोलिथिक। मीसोलिथिक, ये ध्यान रख लेना, मीसोलिथिक। आई बात समझ में? मतलब कि पूरा पाषाण काल के अंदर मानव ने पत्थर के हथियार बनाना शुरू कर दिया था, पूरा पाषाण काल के अंदर। लेकिन वो हथियार इतने बड़े थे कि उनको जैसे जानवरों को मारने के काम में लेते थे, जानवरों को कम मारने के काम में लेते थे, ये ध्यान रख लेना। राकेश सिंह राजपूत, सर बागोर हमारे पास ही है, ये प्रश्न आईएएस मेंस में भी पूछा गया, बिल्कुल बनता ही है ये प्रश्न, तो ध्यान से सुनना अब मेरी बात। पूरा पाषाण काल के अंदर मानव पशुओं को मारने के लिए पत्थर के उपकरण बनाता था, लेकिन वो इतने बड़े थे। उसके बाद में ये ध्यान रख लेना, मध्य पाषाण काल के अंदर आते आते वो जो हथियार थे वो छोटे हो गए, जिससे आसानी से फेंक करके लपकाया जा सके, ठीक है ना। तो ये आप विशेषकर ध्यान रख लेना, यहां से लघु पाषाण उपकरण भी मिले हैं, लघु पाषाण उपकरण भी यहां से प्राप्त किए गए हैं। और बागोर से क्या क्या मिला है भैया, वो भी देख लेते हैं एक बार अपन। बागोर से नर कंकाल भी मिला है, ध्यान रख लेना, बागोर से एक नर कंकाल भी मिला है। अब जो बातें बता रहा हूं वो तो भाई साहब केवल 2-3% चांस बनते हैं कि परीक्षा के अंदर पूछा जाए। सर मेरा तो मतलब वो मतलब नहीं है, मैं तो ये पूछ रहा हूं कि कोर्स में पढ़ाने में अंतर नहीं जितेश जी, कोई अंतर नहीं है। आप मेरे विद्यार्थियों से पूछ लो, मेरा कोई अंतर नहीं आएगा। अपन ठीक है ना, लोभ लालच इन सब चीजों से दूर है अपना मामला। आई बात समझ में? हाँ, प्रीति विजय कह रही है हमारी तरह आपकी भी इंग्लिश कमजोर है, बचपन से ही कमजोर है, समझ में नहीं आई कभी, ठीक है ना। चलिए साहब, नर कंकाल मिला है, और यहां से हाथ एवं नाक के गहने आभूषण भी यहां से प्राप्त हुए हैं। फटाफट से क्लियर कर लो भैया, ये बागोर सभ्यता के अंदर आपके जो जो बातें थी वो मैंने आपके बता दी भैया। चलिए साहब, तो कुछ प्रश्न पूछ लूं क्या यहां पर बागोर सभ्यता को लेकर के, ठीक है ना। कुछ प्रश्न पूछ लेता हूं यहां पर। तांबे के उपकरण भी मिलेंगे यहां से, ये भी ध्यान रख लेना। एक प्रश्न बता दो, बागोर सभ्यता के जो लोग हैं क्या वो शिकार किया करते थे, पशुपालन किया करते थे, कृषि किया करते थे, या फिर उपरोक्त सभी? बताओ, क्या यहां पर तीनों स्तर मिले हैं क्या? शिकार, पशुपालन, कृषि, उपरोक्त सभी? क्या उत्तर आपका होने वाला है? प्रीति जी झूठ बोल रही है, इंग्लिश सब है इनकी, अच्छा झूठ बोल रही है। चलिए बताइए, देखें यहां पर फटाफट से बताइए तुरंत सभी। बिल्कुल ये ध्यान रख लेना, बागोर सभ्यता के अंदर जो मानव था वो शिकार भी किया करता था, यहां पे पशुपालन के प्रमाण भी मिले हैं, और यहां से कृषि के प्रमाण भी मिले हैं। तो ये अपने जाकर के कौन सी सभ्यता कंप्लीट होती है? बागोर सभ्यता जाकर के यहां पर क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है भैया, ठीक है ना। कितनी सभ्यता पढ़ा दी? 5। कितनी सभ्यता पढ़ाई? 5। इंपोर्टेंट, कालीबंगा, कालीबंगा के बाद में क्या पढ़ाई? आहड़, बैराट, बैराट के बाद में क्या पढ़ाई मैंने? गणेश्वर, गणेश्वर के बाद में बागोर। इनमें से 4 सभ्यता तो सेकंड ग्रेड में भी है, इनमें से 4 सभ्यता सेकंड ग्रेड में भी है, ध्यान से सुन लेना आप लोग। समझ गए ना आप मेरी बात? सोनू खान सर आप बेस्ट हो, लव यू सर जी, थैंक यू सो मच, सेम टू यू भाई,
हाँ ठीक है ना। चलिए साहब एक बार आप लोग क्लियर कर लो, और कुछ सभ्यताएं जो अपनी बाकी हैं सुन लो भैया, जो अपनी कुछ सभ्यताएं जो बाकी हैं वो मैं आपको पढ़ाऊंगा कब, कल की क्लास में अपनी। जैसे और एक बात सुन लेना, शाम को अपनी कल्चर की क्लास रहती है 7:30 बजे, और रात को 10 बजे मेरी सबसे फेवरेट क्लास इंडियन हिस्ट्री, लेकिन वो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर बिल्कुल फ्री है। आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद में रात को 10 बजे मेरे से आपको जुड़ना है भैया, ठीक है ना। आप लोगों को बता ही दिया था मैंने आप लोगों को, ये देखो क्या करना आपको, जिन लोगों को नहीं पता बता देता हूं। प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना, अपने मोबाइल नंबर यहां पर डालना भैया, आपके मोबाइल नंबर यहां पर डालना, जो भी आपके मोबाइल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, जो भी आपके मोबाइल नंबर है वो यहां पर डालना। उसके बाद में ओटीपी आएगा, गोल पूछेगा, गोल में आरपीएससी सेलेक्ट करना, गोल में क्या करना, आरपीएससी सेलेक्ट करना, और यहां पर डालना। फिर ऊपर सर्च करो ना, तो सर्च करते समय लिखना अभिषेक शर्मा, अभिषेक शर्मा, ये सर्च करना भैया। उसके अंदर जैसे ही सर्च करोगे मेरा थोपड़ा नजर आ जाएगा, ध्यान रख लेना। आ गई बात समझ में, वहां पे देखना 2-3 अभिषेक शर्मा मिलेंगे, उसमें मेरा थोपड़ा देख लो, आप ध्यान से देख लो, ये थोपड़ा वहां पर नजर आएगा। फिर जैसे ही उसको खोलोगे ये क्लास देखना, क्लास के लिए कोड डालना, ये कोड डाल देना भैया, फ्री में क्लास शुरू हो जाएगी। ये कोड डाल देना SCAS10। बाकी क्लासें भी मैंने डाल रखी है, लोक देवता पूरा चैप्टर मैंने वहां करा रखा है, ठीक है ना। इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन शुरू कर दिए, पूरे क्वेश्चन करवाऊंगा पूरे कंप्लीट, ठीक है ना। ये कोड आप लोग डाल देना। और कोई आपकी बात हो तो बताओ। हाँ कल राजस्थान की अन्य प्रमुख सभ्यताएं लूंगा, नगर है, नगरी है, रेड है, गरदड़ा है, ऐसे सोथी है, आपके ध्यान रख लेना। इसके अलावा बालाथल है, तिलवाड़ा है, छोटी मोटी जितनी भी सभ्यता है ना, कंप्लीट तो सारी करानी है ना, ठीक है ना। अरुण जी क्या कमेंट किया भाई आपने, KL अरुण, ना गिनकर सिखाते हैं ना तोलकर सिखाते हैं, ना गिनकर सिखाते हैं ना तोलकर सिखाते हैं, हमारे AVM वाले अभिषेक सर जब भी सिखाते हैं दिल खोलकर सिखाते हैं। क्या बात है अरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस कमेंट के लिए। बिल्कुल, जो सबसे परफेक्ट लुकिंग अभिषेक सर हैं वो हमारे, अच्छा भाई साहब अंबिका बजाज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप लोगों का प्रेम है, ऐसा कुछ नहीं है, और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आप जैसे विद्यार्थी मिले। मैं उस ईश्वर को शत बार, हजारों बार उसको नमन करूंगा कि मेरी औकात उसने यहाँ तक बनाई कि मैं आज इस मंच पर खड़ा हूं और आप मुझे सुन रहे हैं। नहीं तो आप नहीं तो हमारी कोई औकात नहीं है, हम 1 मिनट में इस मंच से नीचे उतर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, आप लोगों के मन में कोई भी विचार हो आप मुझे बता दो। सर जी आपके, हाँ आज वो पंकज जी नहीं आए भैया, पता नहीं क्यों, ठीक है ना, आज पंकज जी आए नहीं। मनोज शर्मा जी पूछ रहे हैं सभ्यता के बाद कौन सा टॉपिक लोगे। मैं सोच रहा हूँ सभ्यता के बाद में राजवंश शुरू कर दूं, ठीक है ना, और चौहान राजवंश शुरू कर दूं। पहले सबसे पहले चौहान राजवंश शुरू कर दूं, बताओ आप यहां पर। चलिए, या गुर्जर प्रतिहार शुरू कर दूंगा, जो मुझे लगेगा दोनों में शुरू कर दूंगा, ठीक है ना। आप जैसा बताओगे ना वही शुरू करूंगा, मतलब इसके बाद में राजवंश शुरू कर दूंगा। हाँ एक टॉपिक है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये जो अपने सिक्के हैं, अभिलेख हैं, ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा राजस्थान के। हाँ चलिए साहब, बहुत बहुत आप सभी को बिल्कुल धन्यवाद। एक बार लाइक तो ठोको भैया फटाफट से, हाँ जाते जाते देखो लाइक तो ठोक दो। हाँ बिल्कुल रुपेश जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए साहब, जो आपको उचित लगे। हाँ राजवंशी शुरू करना भैया, प्रश्न आते हैं उससे, बिल्कुल ठीक है ना। हाँ चलिए साहब, जो आपको अच्छा लगे वो कर लेना, बिल्कुल रुपेश जी। बाय सर, आज की क्लास बेस्ट क्लास, थैंक यू सो मच। दोनों चीजें मैंने आपको समझाई है, कल फिर मुलाकात करते हैं अपन अपने इसी टाइम पर। सर आपकी वजह से हम हैं, ओके 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 भैया, ऐसा तो आप सोचते हैं ना। हाँ मनीष जी कह रहे हैं सर मेरे कमेंट नहीं दिखते, कि क्यों नहीं दिखते आपके कमेंट। नहीं सर पहले 44 क्या कह रहे हैं सभ्यता, ओह माय गॉड, एक स्टूडेंट कह रहा है नहीं सर पहले 44 सभ्यताएं पूरी करा दो। 44 के अंदर ध्यान रख लेना भैया, नाम ज्यादा याद रखने, जिनकी मुख्य बातें होंगी ना वो तो मैं अपने आप ही करा दूंगा, जिनकी भी मुख्य बातें होंगी ना वो मैं अपने आप ही करवा दूंगा, बिल्कुल। हाँ जी, और कुछ सर बागोर सभ्यता के बारे में कुछ चीजें नई जानकारी प्राप्त हुई है। मनीष जी बहुत बहुत धन्यवाद। इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले ले लो, ठीक है। शांता सालवी जी, वो भी मैं एक बार विचार कर लूंगा उसके ऊपर भी, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि आधुनिक राजस्थान अपन पहले करें। मेरा ये विचार है थोड़ा सा कि आधुनिक, हाँ बिल्कुल त्रिलोक मेवाड़ा जी, आपने मेरी बात छीन ली मुंह की।
आधुनिक राजस्थान से प्रश्न बहुत आते हैं, तो मैं विचार तो कर ही रहा था कि आधुनिक राजस्थान आप लोगों को पढ़ा दिया जाए, ठीक है ना। चलिए, तो अपना समय भी हो चुका है और घड़ी की सुई भी कह रही है कि अब आपके और क्लास खत्म करने का समय हो चुका है। तो मैं अभिषेक खांडल अपनी इन्हीं बातों के साथ में आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी आज शाम 7:30 बजे, रात 10 बजे और सुबह फिर कल 9 बजे, ठीक है। चलिए साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजपूताना।